हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो जनवरी 2024 में मंथली टेस्ट हुआ था साइंस का, उनके प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सेक्शन ए के टोटल इसमें 1 से 30 तक यानी टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कार इक्वल टू में होता है बल गुना में विस्थापन, ये पढ़े हैं फॉर्मूला, हम लोग ये जानते हैं बल गुना में विस्थापन। तो बल का न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर कार के लिए यूज कर रहे हैं, और कार का एक और एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो यानी कि 1 जूल के बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है कि संपीड़ित कमानी जो होती है में संचित ऊर्जा कैसी होती है। संचित ऊर्जा कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। जो संपीड़ित कमानी होती है यानी कि इस तरह की संपीड़ित कमानी होगी, इस तरह से कम है ना, कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा यानी कि इसको दबाया गया ऊपर से। तो इसमें जो संचित ऊर्जा होगी वह पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए ऊपर से जब नीचे की ओर कोई फ्रीली पिंड गिरेगा ना, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में उसकी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वह घटने लगती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होनी चाहिए, घटने लगती है, और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। यानी कि अंतिम स्थिति पर आते आते वह पिंड का जो टोटल उसका स्थितिज ऊर्जा जो होगा वह गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे स्वतंत्र रूप से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी सारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि वहां पे स्थितिज ऊर्जा गिर रहा होगा उस कंडीशन में, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगा और उसमें गतिज ऊर्जा भी होगा। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो जितनी भी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो जो कार्य करने की दर होता है उसे शक्ति कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि पावर इक्वल टू में यानी कि शक्ति इक्वल टू में क्या होता है जी। तो शक्ति इक्वल टू में फॉर्मूला होता है कार्य और बटा में समय, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, m तथा 2m द्रव्यमान, दो द्रव्यमान वाले पे दो पिंड जो है एक समान वेग से चल रहे हैं, यानी कि दोनों का वेग जो है वो एक समान है। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये ना पढ़े हैं जी, गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए ही ना फॉर्मूला पढ़े हैं जी, 1/2 mv²। तो पहले वाले की गतिज ऊर्जा और दूसरे वाले की गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। तो 1/2 m है द्रव्यमान और वेग आपका क्या कह रहा है, तो वेग एक समान है दोनों का, तो दोनों के लिए हम लोग भी ही यूज करेंगे। तो 1/2 mv², दूसरे वाले के लिए 1/2 द्रव्यमान है इसका 2m और फिर वेग तो वही होगा v²। तो यहाँ देखिए v² से v² कैंसिल, 1/2 से 1/2, m से m कैंसिल, तो ऊपर एक और नीचे दो, 1/2 यानी कि अनुपात आ जाएगा 1:2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है जी, वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 kg की दो वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 मिनट और 4 मिनटों में ले जाते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि पहले व्यक्ति द्वारा अधिक होगा, दूसरे व्यक्ति द्वारा अधिक होगा, तीसरा कह रहा है दोनों व्यक्तियों द्वारा समान होगा। देखिए एक्चुअल में दोनों 5 ही kg की वस्तु ले जा रहे हैं और 30 मीटर ऊंचाई पर ही ले जा रहे हैं। अब अपनी क्षमता के अनुसार एक 2 मिनट में पहुंचा रहा है, एक 4 मिनट पहुंचा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तो कार्य समान ही करेंगे ना। दोनों द्वारा किया गया कार्य क्या है कि 5 kg की वस्तु को, 5 kg द्रव्यमान की वस्तु को 30 मीटर ऊंचाई पे पहुंचा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं ने समान कार्य किया है ना। कार्य क्या होगा, समान होगा, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 केजी का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कार्य इक्वल टू में यानी कि W इक्वल टू में होता है द्रव्यमान गुना में गुरुत्व त्वरण, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्व त्वरण और इंटू में ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान 60 केजी, ये 9.8 या कहीं कहीं 10 भी ले लिया जाता है, और ऊंचाई दिया है 72। ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे, जूल में आ जाएगा ना जी, कार्य है तो चलिए अब इसको आप गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 42,336 जूल। तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति यानी कि पावर P इक्वल टू में होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका कार्य होता है और बटा में समय। तो कार्य देखिए 640 जूल है और समय जो है 5 सेकेंड है। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 8 40, तो यानी कि 128, और शक्ति है तो इसका वाट हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना, हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज होता है, उसे संकेत में एच जेड से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन में तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप इनमें से कोई नहीं कर दो, इनमें से कोई नहीं इसको कर देते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज, या फिर आप पढ़े हुए हैं ना जी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वेव, हम लोग जानते हैं 1/टाइम पीरियड होता है, पढ़े हुए हैं 1/टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक सेकेंड का पावर -1 ऐसे कर सकते हैं ना जी। कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट है ना जी, यहाँ पे ये डी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का यही सूत्र हो जाएगा। देखिए कैल्शियम है, इसकी 2 संयोजकता हो जाएगी, और फॉस्फेट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो एक्चुअल में यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यही नाम बन के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए हम लोग अमोनिया NH3 को लेते हैं, NH3 का द्रव्यमान पहले निकालते हैं। ठीक है ना जी, क्या होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन है, उसका द्रव्यमान हम लोग जानते हैं आणविक द्रव्यमान 14 होगा, है ना जी। हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन है और 1 U होता है, तो यहाँ पे 14 और 3 17 U हो जाएगा, या फिर AMU भी लिखते हैं 17 U। ठीक है, तो एक्चुअल में द्रव्यमान यहाँ ग्राम में कह रहा है, तो हम लोग इसको ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो 5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 मोल NH3 का तो हो जाएगा 17 गुना में 5, यानी कि 85 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 ग्राम है, और एक कैल्शियम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका 40 होता है ना। कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है 20, तो उसका द्रव्यमान संख्या 40 होता है, तो इसमें से भाग करेंगे तो 1/4 यानी कि 0.25 मोल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता। देखिए कैल्शियम और ये सल्फेट, एक्चुअल में इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, और ये बन जाता है आपका Ca2SO4, लेकिन बस इसको हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग सरल सूत्र से जब इसे हम लोग कन्वर्ट कर अनुसूत्र के फॉर्म में, है ना, तो CaSO4 में बदल जाता है। तो एक्चुअल में कितनी है इसकी संयोजकता, यहाँ +2 हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का हम लोग आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलर मास निकाल लेते हैं, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान इसका क्या होगा। ठीक है ना जी, आणविक द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 होता है हाइड्रोजन का,
अच्छा, अगर हम लोग बात करें सल्फर का तो आपका 32 होता है, एक है तो, और 4 गो ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है, यानी कि ये टोटल आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 32 और प्लस का 64 जोड़ेंगे 98 यू, या फिर अगर ग्राम में लेते हैं हम लोग तो ग्राम में ऐसे ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके मोलों की संख्या बतानी है, मोलों की संख्या बतानी है, तो कुल कितना है, तो एक्चुअल में हमारे पास कितना है 4.9 ग्राम है, और इसका कितना है 98, तो 98 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05 मोल, ठीक है ना जी, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 0.05 मोल आ गया। कह रहा है क्वेश्चन कि आयरन का लैटिन नाम, तो आयरन का लैटिन नाम आपका फेरम कह सकते हैं, है ना जी। कह रहा है कि CO का मोलर मास, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, का मोलर मास निकालना है ना जी, मोलर मास निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है ना जी। तो मोलर द्रव्यमान निकालना है तो एक्चुअल में देखो कार्बन है, तो कार्बन का हो जाएगा 12, एक कार्बन है, और एक ऑक्सीजन है उसका 16, यानी कि आ जाएगा 28 ग्राम प्रति मोल, यही ना हो जाएगा जी, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र जो है CH2O है, तो इस यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे CH2O का, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो उसका 12, 2 हाइड्रोजन है तो उसका हाइड्रोजन का 1 होता है, और एक ऑक्सीजन है 16 हो जाएगा, तो 12 प्लस का 2 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा जी, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो जबकि आणविक द्रव्यमान दे रहा है 120 वाले यौगिक का अणु सूत्र पूछ रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे इसमें और इसकी, इन दोनों के अनुपात की बात करें तो ये इससे 4 गुना है, ये इससे कितना है 4 गुना है, तो इसी में ये यानी 4 कार्बन हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 और हाइड्रोजन की 1, तभी ना ये जाके आपका यहाँ पे बन जाएगा NH3, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो नाइट्रोजन की 3 है संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र जो है C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र, तो देखिए इसमें 2 उभयनिष्ठ है, 2 कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH2O, तो देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा डी नंबर, है ना। अगला कह रहा है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो गेहूं आपकी रबी की फसल है ना जी। नेक्स्ट है 2,4-D किसका समान उदाहरण है, ये जो 2,4-D देख रहे हैं, ये डी का मतलब होता है यहाँ पर डाई क्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक, इसका पूरा नाम है एसिड, ठीक है, डी का पूरा यह नाम हुआ। एक्चुअल में इसका प्रयोग जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ना, उनको नष्ट करने के लिए खेतों में किया जाता है, यानी कि ये खरपतवार नाशी हो जाएंगे, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी गाय की है, तो जर्सी तो होगा नहीं, ये देखो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है, एक्चुअल में यह प्रजाति जो है ये आपकी स्वदेशी है, हमारे देश की ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन बधिया बनाए गए नर है, तो बैल ही ना होते हैं जिनको बधिया बनाया जाता है ना। चलिए उनके क्या कहा जाता है कि बचपन में उसका जो नर जनन अंग है ना, ठीक है, नर जनन अंग जो होता है उसी को वहां पे उसको दबाकर क्या किया जाता है, उसको बधिया किया जाता है, ठीक है। तो बधिया बनाए गए नर कौन हो जाएगा, बैल हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस का एक प्रजाति या नस्ल है, तो जाफराबादी जो होती है ये हमारे देश की प्रजाति है ना जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि खली या तेल की तथा गुड़ पशुधन के आहार का कौन सा भाग है, तो एक्चुअल में जो सांद्र पदार्थ कह सकते हैं इसे, या कंसंट्रेट कह सकते हैं,
ठीक है। रुक्षांश तो आपका वो जो होता है ना आपका, जैसे पुआल हो गया, आपका भूसा हो गया। हरा चारा तो आपको पता ही है, और पेयजल जानते हैं कि पानी इनके लिए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस आपका ऑक्सीजन नहीं है ना जी। बाकी सब तो देख लीजिए, यहाँ पर मेथेन है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCl है, ये भी है, और आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नेक्स्ट कह रहा है वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो शीशा युक्त पेट्रोल होगा वही ना जिम्मेदार होगा जी। तो यही हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहक द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। तो हाइड्रोकार्बन होता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, ठीक है। फ्लाई एस नहीं होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा। यहाँ पे ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो इसके कारण से ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी में देखेंगे, और यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, 10 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स के हैं। हम लोग टोटल क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन क्या रहा है, 1 नंबर की 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट क्षमता वाली मशीन 1 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट घंटा को देखिए कैसे कन्वर्ट किया गया, 1 किलोवाट और 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएगा, और 1 घंटा में 60 गुना 60 सेकेंड, मतलब कि एक घंटा में 60 मिनट, और मिनट को सेकेंड में बदले तो 60 से गुना किया, सबको गुना किए तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकेंड आ गया, यानी कि वाट सेकेंड को आप जूल में भी लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अगर ऊपर से गिर रहा है तो उस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन जब वही धरती के सतह पर आकर रुक जाएगी तो रुकने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड जब धरती की सतह पर पहुंचता है, धरती की सतह पर आकर रुकता है, धरती की सतह पर आकर रुकता है, तो रुकने के बाद गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/2 mv²। क्या द्रव्यमान किसी वस्तु का ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता, और वेग भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि गतिज ऊर्जा बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 mv² होता है, जहां m द्रव्यमान तथा v वेग है, जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, नहीं हो सकता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो लिख सकते हैं कि जब तत्व के
परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है ना जी, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्या कह रहा है, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या कर, तो लिख सकते हैं कि तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति या क्षमता होती है। किसी तत्व के परमाणु की इसी प्रवृत्ति को यानी कि संयोग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन क्षमता या संयोजकता कहते हैं। ठीक है, आप इसको कई तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, है ना। आप इसका ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे सोडियम है, इसके 72 कक्षा पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। ठीक है, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो उदाहरण हो गया सोडियम के बाद मैग्नीशियम का लिख सकते हैं 2, 8, 2, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो इस तरह से आप उदाहरण भी यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपरमाणुक आयन क्या है, उदाहरण समझिए। आपने हाइड्रोक्साइड आयन का नाम सुना है, इसमें देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन के परमाणु है और दोनों से ये बना आयन है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुपरमाणु का। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब परमाणुओं के एक समूह बनता है जिससे बहुपरमाणु कहते हैं। और जब इस बहुपरमाणु पर कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज आ जाता है, कुल आ जाता है या आवेश उपस्थित हो जाते हैं, कोई नेट चार्ज आ जाता है, तो उसे बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्साइड आयन लिख सकते हैं ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। तो दो वायु प्रदूषक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है और सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, तो इसका विवरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये दोनों का उल्लेख कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला कह रहा है कि ओजोन स्तर हमारे लिए कैसे, तो ओजोन क्या है जी, ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और जो क्या करते हैं हमारे वायुमंडल में जो बाहरी परत में ये मौजूद रहते हैं और ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणों को वो हमें सुरक्षा देते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है बीओडी का उल्लेख करें। देखिए बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अगला क्या कर रहा है, कार्बनिक खेती क्या होता है, इसको जैविक खेती भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। कृषि की वह विधि है जिसमें क्या कहते हैं, संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग यानी कि न्यूनतम प्रयोग करके और खेती जो की जाती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम लोग हरी खाद वगैरह कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग कार्बनिक खेती कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अब आगे इसके दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न ये है 11 से 15 यानी कि टोटल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम लोग देखेंगे, सभी के देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा दे। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा है किसी वस्तु को अपनी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसे ई के से दर्शाया जाता है। कह रहा है भी वेग से गतिशील एम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है जी, माना द्रव्यमान m का कोई पिंड किस वेग से, v वेग से चल रहा है। ठीक है, और वस्तु पर कोई बल लगा होगा तभी नहीं चल रहा होगा, वस्तु पर एक अचर विरोधी बल F गति के विपरीत, मान लेते हैं कि जिधर गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण वस्तु S दूरी तय करके रुक जाती है। ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इसका वेग भी है लेकिन इस पे एक विरोधी बल लग रहा है F उल्टा, और ये बल लग रहा है जिसके कारण वेग में धीरे धीरे कमी आएगा और आगे चल के वस्तु कुछ समय बाद यहाँ पे रुक जाती है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है, यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आगे चल के रुक जाएगी। तो और इतना में ये दूरी कितनी तय की है, तो s दूरी तय किया है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, याद होना चाहिए कि v² इक्वल टू में u² प्लस में 2as। तो यहाँ अंतिम वेग 0 है
और प्रारंभिक वेग जो है u है, सॉरी प्रारंभिक वेग यहाँ v है, v लिया है ना जी, तो यहाँ v स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2as। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 2as बराबर में हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू में आ जाएगा माइनस v स्क्वायर बाई में 2s। ठीक है ना, माइनस v स्क्वायर बाई में 2s। अच्छा, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि त्वरण जो है ना वेग के विपरीत दिशा में, कहने का मतलब वस्तु इधर जा रही है और a का मान माइनस में इसलिए आने का मान है तो त्वरण उसका घटते जा रहा है, तभी ना जाके आगे जाके वस्तु रुक जा रही है, ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बल की दिशा में बात करेंगे, f की दिशा में त्वरण की अगर बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे वह प्लस में हो जाएगा v स्क्वायर बाई में 2s प्लस का। क्यों? क्योंकि देखो वस्तु इधर जा रही थी और बल इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है बल इधर लग रहा है तो ये वस्तु धीरे 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 हो रही है, स्पीड इसका कम हो रहा है। तो जब स्पीड कम हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बल की दिशा में देखेंगे तो त्वरण धनात्मक हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हमें जानते हैं कि गतिज ऊर्जा को ई के से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, बल और कितना विस्थापन हुआ है, कितनी दूरी तय की है। तो F के लिए क्या होता है, m इंटू में a और इंटू s। तो m क्या है, द्रव्यमान है, a का मान अभी निकाले हैं v स्क्वायर बाई में 2s और s यहाँ भी है, s से s कट जाएगा यानी आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ गया गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv स्क्वायर, हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो कार्य की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, उसका सूत्र भी लिख दिया और उसका जो आप क्या कहते हैं SI मात्रक वो भी मैंने दर्शा दिया। अब फिर इसी तरह से शक्ति का ऊर्जा का भी दिखा देता हूँ। उसी तरह से अब देखिए मैंने यहाँ पे ऊर्जा को परिभाषित कर दिया है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और उसका SI मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है, यानी कि कार्य का जो होता है वही ऊर्जा का भी होता है। अब शक्ति को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग शक्ति की परिभाषा दे सकते हैं कि प्रति इकाई जो कार्य किया गया कार्य जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का SI मात्रक जो होता है वाट होता है और ये एक अदिश राशि। ऐसे तीनों की परिभाषा और ये ऐसे बहुत सारे अंतर हमें देखने को मिल जाएंगे इससे। तो तीनों की बस परिभाषा दे देंगे, सूत्र लिख देंगे, उनकी वो कैसी राशियां हैं और उनका SI मात्रक क्या होता है, काफी है इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है सरल सूत्र और अणुसूत्र में क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार से परस्पर समझे। तो सरल सूत्र की परिभाषा मैंने और उदाहरण के साथ आपको समझा दिया है और उसी तरह से अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र के बारे में भी आपको समझा दिया और इनके बीच जो अंतर और संबंध है उनके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल में दे रखा है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है और जल प्रदूषण रोकने के उपाय। तो मैंने यहाँ पे इसके मुख्य स्रोत लिख रहे हैं, शहरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब, और उसके नियंत्रण के क्या उपाय है मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पॉज करके लिख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे। तो मिट्टी के प्रमुख अवयव जैसे जल हुआ, वायु हुआ, कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ है ना। कार्बनिक पदार्थ में आपके हो जाएंगे मृत जीव जंतु जो होते हैं, और अकार्बनिक में जो रासायनिक खाद और उर्वरक जो डालते हैं। खनिज में आपको पता ही है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना जी, ये सब मिट्टी के अवयव होते हैं। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसका मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे नीचे दे रखा है, आप वीडियो पॉज कर करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना जी, ये मैंने पूरा यहाँ डिटेल में दे रखा है, वीडियो पॉज कर करके इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इनमें लिख सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से होंगे, अकार्बनिक जैसा कि मैंने बताया, खनिज भी आप